हाँ तो बच्चों, कैसे हो? केमिकल रिएक्शन चल रहा है ठीक से? बैलेंसिंग पे पकड़ हो गया? लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ना, तो आई एक्सपेक्ट कि तुम लोगों ने भी कुछ क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस किए होंगे। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे क्वेश्चंस पर, उतना ही ज्यादा पकड़ बनेगा आपका, उतना ही ज्यादा एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप क्वेश्चंस बनाओ। एक ही क्वेश्चन को बार बार बना लो यार, क्या दिक्कत है? राइट। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से क्वेश्चंस ही करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग स्टिक्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बैलेंसिंग का किया था। राइट, समय ज्यादा पड़ गया इसलिए स्टिक्योमेट्री नहीं कर पाए, तो हम लोग इस बार कर लेते हैं। ठीक है, इसके भी 5-6 क्वेश्चंस करवाऊंगा, और वो क्वेश्चंस ना काफी की टाइप के होंगे। आई मीन अगर उन 5-6 क्वेश्चंस को तुम अच्छे से कर पा रहे हो, तो फिर उसका मतलब निकलेगा कि तुम लगभग किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे। राइट, तो जल्दी से कर लेते हैं, एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, योर देसी गुरुजी में प्रैक्टिस इज द की ही हम लोग मानते हैं। ठीक है, हमारा यही विश्वास है कि जितना प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, और लास्ट वीडियो से कुछ तो अंदाजा पड़ ही गया होगा कि जब क्वेश्चंस करवाता हूं तो सिर्फ क्वेश्चंस पर ही स्टिक नहीं करते हम लोग। ठीक है, जैसे बैलेंसिंग था तो मैं बता रहा था ना कि उसमें जो कंपाउंड्स इन्वॉल्व है उनका नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, क्यों है। राइट, उनसे रिलेटेड चीजें भी देख रहे थे। तो क्वेश्चंस का यही फायदा है भाई, क्वेश्चंस करते हैं तो सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करते हैं, उसके आसपास की चीजें भी पता चलती है। ठीक है, तो कुछ वैसा ही हम लोग इस बार भी करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन देख पा रहे हो, एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ो। ठीक है, और समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और हो सके तो सॉल्व भी करके देखो। क्वेश्चन इज सेइंग कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी, व्हाट इज सी, वो रिएक्शन में formed in the reaction, this is a reaction when 5 moles of A react with 6 moles of B. ठीक है, ये ABCD क्या है? They are hypothetical elements, right? जैसे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। राइट, 118 में से जो लास्ट वाले हैं ना, वो सिंथेटिक है। सिंथेटिक यानी कि मैन मेड, उसे हम लोगों ने लैब्स में बनाया। राइट, नेचुरल नहीं है। लेकिन जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं या सिंथेटिक है तो एलिमेंट्स है। राइट, तो वो तो असली वाले, दीज आर हाइपोथेटिकल। हम लोगों ने 4 एलिमेंट इस क्वेश्चन के लिए अज्यूम कर लिया, ए बी सी डी। राइट, उनको इन्वॉल्व करता हुआ एक रिएक्शन लिखा है। राइट, और उस रिएक्शन की और वो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर देख रहे हो तो ये है ना, क्या रिएक्शन है? 2A प्लस 4B गिव्स 3C प्लस 4D। तो रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, कोएफिशिएंट देख ही रहे हो। ठीक है, एबीसीडी क्या है? एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स होंगे? जनरली एलिमेंट्स तो रिएक्ट नहीं करते, कंपाउंड्स ही करते हैं। राइट, तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर 5 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करता है 6 मोल्स ऑफ बी के साथ, ए कितना लेना है? 5 मोल्स, 5 मोल। राइट, और बी कितना लेना है? 6 मोल्स। तो सी कितने मोल्स बनेगा या इसका क्या अमाउंट होगा? मोल्स तो पता है। राइट, व्हाट इज मोल? इट इज द एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। राइट, फिजिक्स में ये पढ़ा होगा शायद। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आउट ऑफ दो 7, एक जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसका एसआई यूनिट होता है मोल। राइट, सो मोल इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस। ठीक है, और अगर क्लास 9th की कुछ धुंधली धुंधली यादें हो तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज अगर 1 मोल हो तो उसमें वो चीज कितना होता है? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। इस वैल्यू को हम लोग अवोगाड्रोस नंबर के नाम से जानते हैं। राइट, जैसे एक दर्जन में कोई भी चीज 12 होता है, एनीथिंग, वैसे ही 1 मोल में कोई भी चीज इतनी सारी होंगी अवोगाड्रोस नंबर के बराबर। ठीक है, दिस इज अनइमेजिनेबली ह्यूज नंबर, ह्यूज। राइट, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने ए
5 मोल्स लिया, बी 6 मोल लिया, तो सी कितना मोल बनेगा? ठीक है, एज सिंपल एज दैट। जबकि जो बैलेंस्ड रिएक्शन है वो बोल रहा है कि 2A रिएक्ट्स विद 4B। कहने का मतलब कि ए के 4 मॉलिक्यूल्स बी के ए के 2 मॉलिक्यूल्स बी के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते क्या है, सी के 3 मॉलिक्यूल्स और डी के 4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो अगर मैं 4 मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूं या 4 मोल बोल रहा हूं तो बात लगभग एक ही है। क्यों? क्योंकि 4 मोल में हम कुछ भी लें पार्टिकल्स तो बराबर ही होंगे, राइट? एक मोल में कुछ भी लूं इतने ही पार्टिकल्स मिलेंगे ना, तो 4 मोल में 4 इंटू इतने सारे पार्टिकल्स मिलेंगे, 4 इंटू अवोगाड्रो नंबर, राइट? तो मोल भी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही सिग्निफाई कर रहा है। तो ये जो रेशियो, जो स्टिक्योमेट्रिक रेशियो ये रिएक्शन बता रहा है, रेशियो क्या है? 2:4 3:4। इसमें ये 2 क्या है? ए, 4 क्या है? बी, 3 क्या है? सी का, और 4 क्या है? डी का, राइट? तो ये जो स्टिक्योमेट्रिक रेशियो हमें मिल रहा है, ये तुम नंबर ऑफ मोल्स के भी टर्म्स में बात कर सकते हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी टर्म्स में बात कर सकते हो, क्योंकि रेशियो अल्टीमेटली सेम ही आना है। ठीक है, तो हम ये 2 मोल भी बोल सकते हैं, 4 मोल भी बोल सकते हैं, या 2 मॉलिक्यूल या 4 मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, दैट्स ऑल, राइट? तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे कि 2 मोल अगर मैं ए लूं, 2 मोल, ठीक है, मतलब 2 इंटू दिस नंबर, उतने सारे ए के मॉलिक्यूल्स ले लूं, 4 मोल ले लूं बी के, तो 3 मोल मुझे मिल जाएगा सी और 4 मोल मिल जाएगा डी। मुझे पता करना है कि अगर 2 मोल की जगह ले लिया गया 5 मोल और बी ले लिया गया 4 मोल की जगह 6 मोल, तब रिएक्शन का क्या रुख होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अगर ध्यान हो तो मैंने 2 टर्म्स बताए थे, एक लिमिटिंग रिएजेंट था और दूसरा था एक्सेस रिएजेंट, और साथ में यह भी बताया था कि जो प्रोडक्ट्स का अमाउंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू डिटरमिन होता है, ना कि एक्सेस रिएजेंट के थ्रू। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, जिसका कुछ भी मास, कोई भी पोर्शन अनरिएक्टेड बचे नहीं। जबकि एक्सेस रिएजेंट होता है जो एक्सेस में रहे, जो बच जाए लास्ट में। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाता है रिएक्शन में, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है। कैसे पता करेंगे? क्योंकि सबसे पहले वही पता करना पड़ेगा, क्योंकि सारे डिटेल्स प्रोडक्ट्स के हमें उसी के हिसाब से पता करने, राइट? तो अब यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट ए है या बी, ये देखना है। तो उसके लिए तुम सिंपली पता कर लो कि एक दूसरे को कितने की जरूरत है। तो अब खुद सोचो कि जब मैं 2 मोल ए 4 मोल बी से रिएक्ट करता है, राइट? 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ बी। इसका क्या मतलब कि मैं ए जितना भी लूं मोल्स के टर्म में या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में, उसका ठीक डबल अमाउंट लेना है बी का, राइट? अगर जब 2 4 से रिएक्ट कर रहा है तो 5 अगर ए है तो मुझे बी 10 लेना पड़ेगा, ए अगर 100 है तो बी 200 लेना पड़ेगा, ताकि दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि मैंने ए लिया है 5 मोल्स, मतलब इस 5 मोल ए को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए बी से कितने मोल्स की जरूरत होगी? इंटू 2, यानी बी इसके हिसाब से जरूरत है 10 मोल्स की, राइट? क्या हमारे पास 10 मोल अवेलेबल है बी? नहीं, हमारे पास कितना अवेलेबल है? 6 मोल ओनली। जरूरत है 10 मोल की, तब जाकर दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे। है हमारे पास कितना? 6 मोल। ठीक है, इसी चीज को दूसरे तरीके से देखें, अब बी के अगर नजरिए से देखें, अभी तो ए के टर्म्स में देखा ना, बी के थ्रू देखें तो बी है 6 मोल, बी का 4 मोल रिएक्ट करता है ए के 2 मोल से, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि बी के 6 मोल को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए ए का 3 मोल चाहिए, राइट? अगर ए को कंप्लीटली रिएक्ट कर जाना है तो बी का 10 मोल चाहिए, राइट? डबल। और अगर बी को कंप्लीटली रिएक्ट कर जाना है तो उसे ए का 3 मोल चाहिए। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या दिख रहा है कि बी का जो अमाउंट है वो जरूरत के हिसाब से कम है और ए का अमाउंट जरूरत के हिसाब से ज्यादा है, राइट? क्यों? क्योंकि 5 मोल तो दिए 10 मोल चाहिए, है 6 ही मोल। इसके टर्म्स में देखें तो इसको ये 3 मोल चाहिए, है 5 मोल, राइट? तो अब चीजें क्लियर हो रही है? कैन यू फिगर इट आउट विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट जिसका अमाउंट कम होता है, जो कंप्लीटली खत्म हो जाता है? तो इस केस में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है बी, क्योंकि इसी का अमाउंट कम है। ए इज द एक्सेस रिएजेंट,
ठीक है, नाउ दैट इट इज डिटर्मिन्ड कि बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, आगे का प्रोसेस बी के अमाउंट के हिसाब से होगा, ना कि ए के अमाउंट के हिसाब से। ठीक है, क्लियर? चलो, तो अब हमें इतना पता है कि B इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, और हमारे पास B का अमाउंट कितना है 6 मोल और A का अमाउंट है 5 मोल। B इज व्हाट? B इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो अभी देखो, एक कॉमन सेंस लगा के वही जो अभी जस्ट बताया वही चीज बोल रहा हूं कि हमारे पास B है 6 मोल, तो वो A के कितने मोल से रिएक्ट करेगा? दिस विल रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ A, राइट? यानी कि A का तो 3 ही मोल रिएक्ट कर पाएगा, 5 मोल था उसमें से 3 मोल रिएक्ट कर गया, बचा कितना? 2 मोल्स। तो जो A का जो 2 मोल है वो बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है, दिस विल रिमेन अनरिएक्टेड, दिस विल नॉट रिएक्ट, ठीक है, वो बचा हुआ रह जाएगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करे, ठीक है। तो B का 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, सॉरी A का 3 मोल रिएक्ट कर रहा है B के 6 मोल के साथ, तो C कितना बनेगा? रेशियो हमें क्या बताता है कि मैं A 2 मोल लेता हूं तो B 3 मोल बनता है, राइट? या B 4 मोल रिएक्ट करता है तो C 3 मोल बनता है। तो जब A का 3 मोल रिएक्ट कर रहा है और B के 6 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो C कितना बनना चाहिए? सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि, और तुम ये किसी के भी टर्म्स में बात कर सकते हो क्योंकि अब हमें पता है कि किसका कितना रिएक्शन हो रहा है। A का 3 ही मोल रिएक्ट कर रहा है और B का पूरा 6 मोल रिएक्ट कर जा रहा है, तो तुम इन दोनों वैल्यूज में से किसी के भी हेल्प से उसका वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब खुद सोचो कि जब 2 मोल A लेते हैं तो C बनता है 3 मोल, राइट? तो अगर 1 मोल A लेते होंगे तो C कितना बनेगा? 3/2 मोल्स, एज सिंपल एज दैट। 2 मोल में 3 मोल बन रहा है तो 1 मोल में 3 का आधा मोल बनेगा, 1.5 मोल, राइट? और हमने लिया कितना है? 3 मोल्स, तो 3 मोल्स में कितना बन जाएगा? 3/2 इंटू 3, ठीक है, ये कितना हो गया? 9/2 मोल्स ऑफ C, ठीक है, यानी कि 4.5 मोल ऑफ C। क्लियर? यानी कि इस रिएक्शन में हमें C कितना मिलने वाला है? 4.5 मोल्स, राइट? B कुछ नहीं बचेगा, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा और A का 2 मोल बचा रह जाएगा, ठीक है। D कितना मिल जाएगा देखते ही बता सकते हैं। क्या देख रहे हैं कि B का भी कोएफिशिएंट 4 है और D का भी कोएफिशिएंट 4 है, यानी कि जितना B रिएक्ट करता है उतना ही D मिलता है। कितना B रिएक्ट किया है? 6 मोल्स, D कितना मिलेगा? 6 मोल्स, ठीक है। बैलेंसिंग का यही फायदा है, देखते ही बता सकते हो कि कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, सिंपली नंबर्स को देखकर, राइट? ये 4 मोल है, वो भी 4 मोल है, तो ये जितना बनेगा उतना ही वो भी बनेगा, राइट? अगर या ए के टर्म्स में बात करें तो ये 2 मोल है, वो 4 मोल है, तो ये जितना रिएक्ट करता है उसका डबल डी बनता है, राइट? तो ये 3 मोल रिएक्ट कर रहा है ना, 2 मोल तो बचा हुआ रह गया, 3 ही मोल रिएक्ट कर रहा है तो वो कितना बन जाएगा? 6 मोल, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चंस को ऐसे ही डील करेंगे। सबसे पहला अप्रोच हमारा क्या होगा कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड दैट आउट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अगर रिएक्शन में हम लोग क्या क्या कंपाउंड्स है, एक तो NH3 है, NH3 का नाम लास्ट वीडियो में बड़े अच्छे से बताया था, क्या है? अमोनिया, अमोनिया गैस। इसका स्ट्रक्चर भी बताया था, कैसा था? 3 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए थे 3 कोवैलेंट बॉन्ड से, नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, राइट, अपने ऑक्टेट को अचीव करने के लिए। दिस इज अमोनिया गैस, NH3। इसको कमर्शियली हम लोग किस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म करते हैं? हेबर्स प्रोसेस, राइट? ये नाम बहुत जरूरी है कंसिडरिंग द क्वेश्चंस दैट यू माइट फेस इन
द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये नाम बहुत जरूरी है कि अमोनिया किस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है। दिस इज हेबर्स प्रोसेस, राइट? दिस इज नॉट हेबर्स प्रोसेस, इसमें अमोनिया रिएक्ट कर रहे हैं, बन नहीं रहे, ठीक है? व्हाट इज दिस? ऑक्सीजन गैस। तो अमोनिया गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? NO। व्हाट इज NO? नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर। स्टिक्योमेट्रिक रेशियो हमें साफ दिख रहा है। 4 मोल अमोनिया 5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो 4 मोल नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड बनाएगा और 6 मोल वाटर बनाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हेन 1 मोल अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म्ड विल बी, एंड दीज आर योर ऑप्शंस। बात समझ में आई? हमारे पास जो रिएक्शन है उसके हिसाब से 4 मोल अमोनिया 5 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड और 6 मोल वाटर। ठीक है, देखो ये एक कंप्लीट प्रॉपर रिएक्शन है, इसमें बैलेंस्ड भी है और फिजिकल स्टेट्स भी बड़े अच्छे से मेंशन किया है, लिक्विड, गैस, इधर भी गैस, इधर भी गैस। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी शुड राइट इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ये एकदम सही तरीका है लिखने का, है ना? तो अब ये रिएक्शन है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमने अमोनिया कितना लिया है? 1 मोल। हमारे पास अमोनिया 1 मोल है। ऑक्सीजन कितना है? 1 मोल। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे? ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना था? लिमिटिंग रिएजेंट पता करना था, क्योंकि देखो जो अमोनिया है वो 4 मोल जब रिएक्ट करता है ना तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी 4 ही मोल बनता है। ठीक है, बनना भी चाहिए। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एक ही एटम और नाइट्रिक ऑक्साइड के भी एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एक ही एटम, तो दोनों साइड नाइट्रोजन बराबर रहने के लिए जितने मॉलिक्यूल्स उसके उतने ही इसके भी मिलने चाहिए, राइट? तो आइडियली क्या होना चाहिए था कि 4 मोल जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनता है 4 मोल। ठीक है, तो मुझे देखते ही बोलना चाहिए था कि 1 मोल अमोनिया लिया है तो 1 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, पर वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, और अगर ऑप्शन में होता भी तो भी सही नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पता ही नहीं किया है कि कहीं अमोनिया यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। अगर मान लो लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका पूरा 1 मोल रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये रेशियो उसके लिए फॉलो होगा जितना अमाउंट रिएक्ट करने वाला है, ठीक है, ना कि उसके लिए जो बचा हुआ रह गया है टोटल अमाउंट। तो पहले कंफर्म करो कि कहीं ये लिमिटिंग रीजन तो नहीं है, ऐसे ही देखते ही डायरेक्टली टिक नहीं कर देना है ऑप्शंस, राइट? तो देखते हैं। अब 4 मोल अमोनिया 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है 5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर। तो 1 मोल अमोनिया को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? लेट्स फाइंड इट आउट। 4 मोल रिएक्ट करता है, 4 मोल अमोनिया रिएक्ट करता है 5 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो 1 मोल अमोनिया कितने के साथ करेगा? सिंपल यूनिटरी मेथड, 5/4 ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन, राइट? 5/4 इज हाउ मच? 1.25, है ना? तो इसे जरूरत कितनी है? 1.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन इसे जरूरत है। क्या उतना अवेलेबल है? नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है मात्र 1 मोल, राइट? तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? ऑक्सीजन, राइट? अमोनिया लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है, अगर इसके नजरिए से देखें तो इसके 1 मोल को ये कितना चाहिए, उसके लिए कैसे पता करेंगे? 5 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 4 मोल अमोनिया के साथ, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस कितने मोल अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा? 4/5 मोल ऑफ अमोनिया। दैट मीन्स कि इस 1 मोल ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए अमोनिया का 4/5 मोल चाहिए। 4/5 यानी कि 0.8 मोल। अब आंसर आता हुआ दिख रहा होगा। कैसे? हमें क्या पता चला कि जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो जरूरत के हिसाब से कम है, राइट? जबकि अमोनिया का ज्यादा है। तो अमोनिया है हमारे पास 1 मोल, चाहिए कितना? 0.8 मोल।
और ऑक्सीजन है हमें कितना चाहिए 1.25 मोल और है हमारे पास कितना मात्र 1 मोल। सो ऑक्सीजन हियर इज एक्टिंग एज लिमिटिंग रिएजेंट, राइट, एंड अमोनिया हियर इज एक्टिंग एज एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड का अमाउंट हमें पता करना है, तो उसको कौन डिटरमिन करेगा, ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि ऑक्सीजन गैस। तो अब इसको भी पता करने के दो तरीके हैं, या तो तुम पता कर लो कि सिंस ये कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तो जब 5 मोल ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करता है तो 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। 1 मोल रिएक्ट करेगा तो कितना बनाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि हमें ये तो पता ही है ना कि 0.8 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट कर रहा है, तो बाकी जो 0.2 मोल बचेगा वो तो बचा रह जाएगा, ठीक है। ये तो अनरिएक्टेड रह जाएगा ना, ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो इससे तो रिएक्शन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रिएक्शन को फर्क इस 0.8 मोल अमोनिया से पड़ता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। हमें क्या दिख रहा है, जब 4 मोल अमोनिया रिएक्ट करता है तो 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, तो जितना अमोनिया रिएक्ट करेगा उतना ही तो मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। तो 0.8 मोल अमोनिया रिएक्ट कर रहा है, कितना मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड 0.8 मोल, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। अगर शुरू में ऑप्शन में मान लिया एक फिफ्थ ऑप्शन भी रहता जिसमें 1 मोल रहता है आंसर, शुरू में अगर 1 देखते ही टिक कर देते गलती हो जाती, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये कंफर्म कीजिए कि कहीं वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट तो नहीं है, ठीक है। अगर लिमिटिंग है तो ठीक है, वो तो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, रिएक्शन उसी के हिसाब से होगा। लेकिन अगर एक्सेस हो गया तो वो बचा हुआ रह जाएगा, उसके टोटल अमाउंट के हिसाब से प्रोडक्ट का अमाउंट नहीं निकालना है, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मान लो नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लो, ठीक है। चीजें जब तक नहीं समझ में आए तब तक उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, राइट। तो चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज this: 1 gram of marble calcium carbonate, marble, what is marble, calcium carbonate, CaCO3, right, ये मार्बल का केमिकल कॉम्पोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट, was added to 15 ग्राम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। क्या हो रहा है, रिएक्शन, मार्बल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, वो भी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट तो समझ में आता है ना। डाइल्यूट यानी कि वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है और उसके मुकाबले एसिड का अमाउंट बहुत कम है, वो बहुत कम पावरफुल टाइप का है, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैसे पता करेंगे, कैल्शियम आयन होता है Ca2+, क्लोराइड आयन होता है Cl-, तो इधर 2 प्लस है इधर एक ही माइनस है, मॉलिक्यूल बनने के लिए न्यूट्रल होना चाहिए ना, तो जितना प्लस उतना ही माइनस भी होना चाहिए। तो इसका एक एटम ले लेंगे और इसके 2 एटम्स ले लेंगे, तो 2 प्लस और 2 माइनस हो जाएगा, हो गया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड प्लस वाटर, ठीक है। क्वेश्चन में हमें अमाउंट कितना लेना है, 10 ग्राम ऑफ मार्बल लिया जा रहा है, ठीक है, ये लिया गया है 10 ग्राम, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है 15 ग्राम। अब ये तो सॉलिड स्टेट में ही लिया गया होगा मार्बल, और ये आपका डाइल्यूट है, डाइल्यूट यानी कि एक्वस है, ठीक है। डाइल्यूट है मतलब क्या, पानी में ही मिक्स्ड होगा ना, डाइल्यूट रह जाए कॉन्सेंट्रेटेड रहे, एक्वस ही है। और ये आपका कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट है। दूसरा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट, लिमिटिंग है या एक्सेस है, या कैल्शियम कार्बोनेट इज द एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। अब देखो, अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करें, अगर पहला ऑप्शन सही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो अपने आप एक्सेस रिएजेंट हो गए, ठीक है। तो उस हिसाब से तो थर्ड भी सही है, तो 2 ऑप्शन तो सही होने नहीं वाले, राइट। तो 1 और 3 तो कैंसिल हो गया, बचा दूसरा, राइट। तो देयर आर हाई चांसेस कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बोल रहा हूं, बस कॉमन सेंस लगाकर बोल रहा हूं। जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं बनने लगे, राइट,
टाइम कम पड़ रहा है तो हमें ऐसा अतिक्रम लगाना पड़ता है, राइट। खैर फिलहाल समझने के लिए, पर ये एकदम जरूरी नहीं है कि वही सही है, क्या पता दोनों में से कोई लिमिटिंग या एक्सेस ना हो, दोनों एकदम उतना ही है जितनी की जरूरत है, तब ठीक है, तो कंफर्म कर लेना है, राइट। उसके लिए पहले ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस्ड नहीं है, सबसे पहले तो बैलेंस करना है। बैलेंस करो, कितना कैल्शियम एटम्स है, एक, उधर कितना है, एक, वो बैलेंस्ड है। कार्बन कितना है, एक, और उधर कार्बन कितना है, एक, कार्बन डाइऑक्साइड में एक एटम है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में करते हैं। क्लोरीन देखो, इधर एक है उधर दो है, तो इसे बैलेंस करना है। यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूं तो क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। नाउ अब हाइड्रोजन कितना हो गया, दो, और इधर हाइड्रोजन कितना है, दो, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन इधर 3 है और उधर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में 2 और एक यहाँ 3 है, ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब इसे हमें देखकर क्या पता चल रहा है, एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, या एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, राइट। पर जो क्वेश्चन है, जो इंफॉर्मेशन दिया है वो दिया है मास के टर्म्स में, मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में नहीं दिया है, ठीक है। तो ये जो रेशियो था स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 1:2 का, राइट, उसे हम लोग मास पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। मास के लिए आपको मास का रेशियो पता करना पड़ेगा ना, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100 ग्राम, इसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 100 यू, मोलर मास कितना हो गया 100 ग्राम्स। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है 36.5 ग्राम, ठीक है। लेकिन वो तो 2 मोल लेना है, इसके 1 मोल के साथ तो इंटू 2 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 73 ग्राम्स, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये इसका मास का रेशियो हो गया, क्या हो गया 100:73, जबकि मोलर रेशियो क्या हो गया 1:2, ठीक है। आ रही है बात समझ में, जो मोलर रेशियो है यहां पर रिएक्टेंट्स का वो है 1:2, क्योंकि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है। लेकिन अगर मास के रेशियो की बात करें तो वो है 100:73, ठीक है। अगर मोलर रेशियो देखो तो हमें क्या दिख रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा है, लेकिन अगर मास के रेशियो को ऑब्जर्व करो तो अमाउंट एक्चुअली किसका ज्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट का, राइट। क्यों, क्योंकि मास के हिसाब से भारी अभी भी है, इसका 1 मोल उसके 2 मोल से ज्यादा भारी, राइट, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। तो कौन सा रेशियो देख रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो बैलेंसिंग बताता है वो मोलर रेशियो बताता है, ठीक है। मास का रेशियो हम अपने हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है 15 ग्राम, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है। हमें क्या पता है अभी फिलहाल कि कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक के 73 ग्राम्स, राइट। तो अगर मैं ये पता कर लूं कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, इंफॉर्मेशन कर देते हैं। तो अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता तो कितने से रिएक्ट करता, 73/100 ग्राम, इसमें तो कोई शक नहीं। जब 100 ग्राम 73 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है तो 1 ग्राम कितना से करेगा, 73/100 ग्राम से। और 10 ग्राम्स कितने से करेगा, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने से करेगा, 73/100 इंटू 10 ग्राम्स, राइट। ये कितना हो गया, ये देखो 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, तो ये हमें मिल गया 73/10 यानी कि 7.3 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। काफी लाजमी भी है, जब 100 ग्राम 73 से कर रहा था तो 10 ग्राम कितने से करेगा, जब इसका मास 10 गुना घटा दिया तो उसका भी तो मास 10 गुना घटाओगे, तो 73 का हो गया 7.3, राइट।
तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स आएगा ना, तो इतना लंबा प्रोसेस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो और हमारे पास है कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 15 ग्राम। हमें जरूरत कितनी की है, 7.3 ग्राम की। क्या इतने इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन लिमिटिंग और कौन एक्सेस है? देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा है या कम जरूरत के हिसाब से? ज्यादा है। we need only 7.3 grams, however we have 15 grams। तो जिसका अमाउंट जरूरत से ज्यादा हो उसे क्या बोलते हैं, एक्सेसरी एजेंट। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एक्सेसरी एजेंट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड, एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और क्या है, मैं उल्टा कर दूं, मैं ये पता कर लूं कि 15 ग्राम को कितना कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होगी कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो एक लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका अमाउंट कम है, तो पक्का जो वैल्यू आएगा वो 10 ग्राम से ज्यादा आएगा, राइट। ये आप लोगों के लिए काम रहा, आप ये सॉल्व करो और पता करो कि 15 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, ठीक है। आई एम डैम श्योर कि वो वैल्यू 10 ग्राम से तो बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो विच विल सिग्निफाई कि कैल्शियम कार्बोनेट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो पता है सबको, कितने टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और एनाएरोबिक। ये सारी चीजें बायो में पढ़े ही होगी, राइट। यहाँ जो इक्वेशन दिया है ये किस टाइप का है, एरोबिक का है या एनाएरोबिक का है? जो इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है ये किस टाइप का रिएक्शन है, एरोबिक या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? थिंक, प्रोडक्ट्स को देखो और उसके हिसाब से बताओ। अगर एनाएरोबिक होता है तो उसमें दो पाथ जाता है ना, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है या अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है। अल्कोहल फर्मेंटेशन में मिलता है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सिर्फ लैक्टिक एसिड मिलता है और साथ में एनर्जी मिलती है। दिस श्योरली इज एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट, जो नॉर्मली होता है। तो ये उसका नॉर्मल सा केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। Question is asking what mass of carbon dioxide forms in the reaction of 25 grams of glucose with 40 grams of oxygen। ठीक है, आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से वो ये पता करना है कि अगर ग्लूकोज का 25 ग्राम आपको प्रोवाइड किया गया ऑक्सीजन के 40 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए, तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगा, कितने ग्राम्स। इस बार भी मास के टर्म्स में बात करनी है, ठीक है, ना कि मोल्स के टर्म। एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनर्जी कोई मैटर तो है, ठीक है। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर ध्यान दो तो ये फोटोसिंथेसिस वाले इक्वेशन का जस्ट रिवर्स है, राइट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर रिएक्ट करता है और एक ग्लूकोज बनाता है और एक वाटर बनाता है, सॉरी 6 ऑक्सीजन बनाता है, राइट। तो हमारा मोलर रेशियो क्या है, अगर मोलर रेशियो की बात करें इस इक्वेशन के लिए, तो मोलर रेशियो है 1:6:6:6। ये 1 ग्लूकोज का, ये 1 ऑक्सीजन का, ये 1 कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये सॉरी ये 6 ऑक्सीजन का, ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये 6 वाटर का। जबकि मास का रेशियो क्या होगा, अगर हम लोग मास के रेशियो की बात करें तो वो क्या होगा, तो वो तो हमें पता करना पड़ेगा, राइट। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 180 U। एक मोल का मास क्या हो जाएगा, 180 ग्राम्स, राइट। ये 180 मैं कहां से बोल रहा हूं, बोलो। देखो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 6 एटम्स हैं तो 12 इंटू 6 72। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U, तो 12 एटम्स हैं तो 12 इंटू 1U 12U। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U, तो 16U और 6 एटम्स हैं तो टोटल कितने हो गए 96U। तो 96U प्लस 12U प्लस 72U, देन यू विल ऐड, इट विल ऐड अप टू 180U। मोलर मास के टर्म्स में 180 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है
एक मॉलिक्यूल का 32U, हमें चाहिए कितने, इसके एक मोल से रिएक्ट करने के लिए ये कितना चाहिए, 6 मोल। तो जब एक मॉलिक्यूल का मास 32U है या एक मोल का मास 32 ग्राम है, तो 6 मोल का मास क्या हो जाएगा, थिंक 192 ग्राम, राइट, इतना ही होगा ना, 32 इंटू 6। देन कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, 6 मोल, उसका मोलर मास होता है 44 ग्राम्स, कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 32, टोटल ऐड करेंगे 12 ग्राम आएगा उसका मोलर मास, सॉरी 44 ग्राम आएगा उसका मोलर मास। तो 44 तो एक मोल का हुआ, बन कितना रहे, 6 मोल, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 264 ग्राम, 44 इंटू 6, राइट। और वाटर, इसका मोलर मास तो याद होगा 18 ग्राम्स होता है, 18 ग्राम्स आपका उसका मोलर मास है, 6 मोल का मास हो जाएगा 108 ग्राम, राइट। तो ये मास का रेशियो आ रहा है कि इस मास में रिएक्शन होगा और इतना इतना मास बनेगा, ठीक है। हमें फिलहाल सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है। तो हमें क्या दिख रहा है कि 180 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 अगर 180 ग्राम ले लूं तो ये कंप्लीटली रिएक्ट किससे करता है, 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इसका 1 ग्राम कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, 192 डिवाइडेड बाई 180 ग्राम, एनी प्रॉब्लम। जब इसका 180 ग्राम उसके 192 ग्राम से कर रहा है तो इसका 1 ग्राम इसके 192 बाई 180 ग्राम से करेगा, राइट। और हमें पता कितने को करना है, 25 ग्राम, तो इसका 25 ग्राम इसके कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, 192 बाई 180 ग्राम इंटू 25, राइट। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 5 से कट करो, इधर 5 5 जा 25, इधर 36, राइट, 2 से 18, ऊपर 2 से करेंगे तो 96, फिर 2 से करते हैं तो 2 9 जा 18 और इधर 48 आ गया, 48 बाई 9, 3 से करो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 3 16 जा 48, तो ये आ गया आपका 16 बाई 3 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 5.33 and 3333 grams of oxygen, right? Wait a minute, sorry 5 को 16 से मल्टीप्लाई भी तो करना था ना, गलती हो गई। देखो 192 बाई 180 ग्राम इंटू 25, ठीक है। 5 से कट गया था तो 5 बाई 5 5 जा 25 और ये आया था 36, 2 से करेंगे तो 18 और ऊपर करेंगे तो 96, फिर से 2 से 18 को किया तो आया 9, ऊपर किया तो 48 और 3 से किया तो नीचे आया 3, ऊपर आया 16, तो इस 16 को इस 5 से मल्टीप्लाई भी तो करना था, 80 बाई 3 ग्राम्स, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन बने चाहिए। ये आपका कितना हो जाएगा, 80 बाई 3, ये हो जाएगा आपका 26.66 ग्राम समथिंग, राइट। 26 3 जा 78 होता है, राइट, बाकी जो 2 ग्राम बचेगा उसका 0.666 ग्राम। तो 25 ग्राम ग्लूकोज है, उसे कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 26.66 ग्राम्स, है कितना, 40 ग्राम्स। ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएजेंट, कार्बन ग्लूकोज इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। यानी कि ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स इसके हिसाब से फॉर्म होंगे, इसके 25 ग्राम के हिसाब से। हमें पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा, तो कर लेते हैं, जिस तरीके से ये किया वैसे ही उसको भी कर लेंगे।
रिएक्शन क्या बता रहे हैं कि 25 ग्राम ग्लूकोज जब कंप्लीटली रिएक्ट करता है तो 264 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, हमें कितना हमारे पास कितना है ग्लूकोज 25 ग्राम्स, राइट। सॉरी रिएक्शन बताता है कि 180 ग्राम जब रिएक्ट करता है तब 264 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, 25 ग्राम हमारे पास, राइट। तो इसका 1 ग्राम कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा 264 बाई 180, एनी प्रॉब्लम, राइट। इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। हमारे पास कितना है ग्लूकोज 25 ग्राम, तो कितना ये फॉर्म करेगा 264 बाई 180 इंटू 25 ग्राम। ठीक है, अब इसे अगर सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा, 2 से कट करें तो नीचे में आएगा 90 और ऊपर में आएगा 132, राइट। 3 से करें तो नीचे में आएगा 30, ऊपर में फिर काटेंगे तो हो जाएगा 444, राइट। 5 से कट करें तो 5 6 जा 30 और ये आ गया 5 5 जा 25। ठीक है, 2 से फिर से करते हैं तो 2 3 जा 6 और ऊपर में 2 इंटू 22, तो ये कितना हो गया 22 इंटू 5 बाई 3 ग्राम्स, ये आपका हो गया 110 बाई 3 ग्राम्स। ठीक है, सो दिस इज द आंसर वी वर सो ट्राइंग टू फाइंड आउट, राइट। हमें कितना मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड 110 बाई 3 ग्राम्स। ठीक है, या फिर ये करीब करीब कितना हो जाएगा 36.66 ग्राम्स ऑलमोस्ट। ठीक है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा 36.66 ग्राम। अगर ध्यान से देखो तो ये जो ओरिजिनल मास का रेशियो है 180 ग्राम का और 264 ग्राम, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज्यादा है ना ग्लूकोज के मास से। तो आइडियली यही होना चाहिए कि आप कितना भी ग्लूकोज लो, जितना भी रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फाइनल मास उससे ज्यादा ही आएगा। ठीक है, मतलब बैलेंस करने पे जो आपको रेशियो मिल रहा है मोल का और मास का, वो रेशियो ना आपको बहुत कुछ बताने वाला है। उसको देखते ही तुम बता सकते हो कि जो आपका आंसर आया है वो कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, जैसे तुम एस्टिमेट तो कर सकते हो ना कि हाँ इतने पे इतना आ रहा था, तो इतने पे इतना आना चाहिए लगभग लगभग। ठीक है, ज्यादा आना चाहिए या कम आना चाहिए, कितने गुने से ज्यादा आना चाहिए। अगर जो आंसर आया वो उस वैसा नहीं लग रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ी है, हम लोगों ने कुछ तो गलत किया है, राइट। सो आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, उसे प्रॉपरली सुनो। अगर उसमें कहीं पर कुछ मिसिंग लगे या तुम्हें क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है, देन डू नॉट हेजिटेट टू राइट डाउन इन कमेंट्स, राइट। एकदम खुलकर बेहिचक मेंशन करो, हम उसे वापस सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी this reaction calculate the mass of magnesium oxide possible if 2.4 gram of magnesium react with 10 gram of oxygen। ये रिएक्शन आपके लिए रहा, ये आपका काम है कि आप इसको सॉल्व करो। कुछ इंफॉर्मेशन जिसकी आपको शायद जरूरत पड़ेगी मैं बता देता हूं। जैसे पहले तो सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है, राइट। तो इधर ऑक्सीजन हमारे पास एक है, सॉरी 2 है, और इधर 1 है, तो इधर हम लोग 2 ऑक्सीजन कर लेंगे। अब जैसे ही 2 किया मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो इधर भी 2 कर लेंगे। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। मैग्नीशियम का मोलर मास 24 ग्राम होता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस का मोलर मास 32 ग्राम होता है, ये तो अभी तक कई बार देख चुके हैं। 16 ग्राम प्लस 16 ग्राम, एक एटम का 16 यू होता है, एक मोल का 16 ग्राम, यहाँ पे 2 एटम्स है तो 32 यू का 32 ग्राम, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का होता है 24 ग्राम अभी देखा, और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन एटम है इसलिए 16 ले रहे हैं, यहाँ पे O2 था 2 एटम इसलिए 32 लिया था, राइट। तो ये कितना हो गया आपका 40 ग्राम्स। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास है।
इस इंफॉर्मेशन को यूज करके यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो बोल रहा है कि 2.4 ग्राम मैग्नीशियम को 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, और अगर ध्यान दो तो मैंने पहले भी बताया था कि जब दो रिएक्टेंट्स जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाए तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि सिंपली मास ऐड हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं दोनों मास को पकड़ के ऐड कर देना, नहीं। पहले ये तो पता कर लो कि कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है। ठीक है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो तो पूरा रिएक्ट करेगा, लेकिन एक्सेस रिएजेंट पूरा रिएक्ट नहीं करेगा। तो वो जितना रिएक्ट करेगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट के साथ के मास से ऐड कर देंगे। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। नहीं तो दूसरा तरीका क्या हुआ, तुम यही पता कर लो कि इसका इतना मास रिएक्ट कर रहा है तो वो कितना बनना चाहिए, इस रेशियो को यूज करके। ठीक है, या फिर एक तरीका और है कि मैं मास को मोल में कन्वर्ट कर लूं, पूरा प्रोसेस मोल के टर्म्स में करूं, क्योंकि मोल्स में नंबर्स जनरली छोटे होते हैं तो कैलकुलेशन आसान होता है। और फाइनली जब मुझे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाए तो मैं उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लूं, ये भी कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मर्जी हो कर लो और इसका आंसर कमेंट्स में बता दो। ठीक है, और ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज क्लोरीन गैस, और वो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड हुआ। ठीक है, ये आपका केमिकल इक्वेशन है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है पहले से। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड could be produced from 34 gram of aluminium and 39 gram of chlorine gas, right? क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एल्यूमिनियम लिया गया है 34 ग्राम और क्लोरीन गैस लिया गया है 39 ग्राम, तो कितना एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दिस इज जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन, राइट, दैट आई गेव यू टू वर्क अपॉन। एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, कंपाउंड्स बदल दिए गए। एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, 27 ग्राम होता है। ठीक है, और क्लोरीन गैस का कितना होता है, 71 ग्राम होता है। इसके एक एटम का मास 35.5 यू होता है। तो क्लोरीन गैस के एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा, इंटू 2, क्योंकि दो एटम्स है, 71 यू, और मोलर मास क्या हो जाएगा, 71 ग्राम। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का कैलकुलेट कर लेना है, एल्यूमिनियम का और क्लोरीन के 3 एटम्स का मास ऐड करके। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना है और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके फिर पता करना है कि कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, और फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड का मास निकाल लेना है। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। ये जो लास्ट दो क्वेश्चंस है ये आपके लिए रहे। ठीक है, सॉल्व इट प्रॉपरली। अगर ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो इसका यही मतलब निकलता है कि आपने चीजें अच्छे से समझी है, आपको चीजें क्लियर हो गई है, आगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप बना पाओगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, जहां से भी मिल सके आप गूगल से ढूंढ लो या जो आपके पास बुक्स हैं उससे निकाल लो, राइट। बट कैसे भी करके आप क्वेश्चन सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने स्टिक्योमेट्रिक के क्वेश्चंस देख लिए, राइट, बैलेंसिंग के हम लोग देख चुके हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो कमेंट्स में डालो। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर कुछ चीज अभी भी एकदम क्लियर नहीं हो रहा है ना तो जस्ट गिव इट सम टाइम, समय दो, समय के साथ वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, पर उसे छोड़ नहीं देना है। ठीक है, समय समय पर बीच बीच में ना उसके पास वापस आते रहना। ठीक है, चीज वो बात डेफिनेटली समझ में आ जाएगी, राइट। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो में इस चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, कम से कम उसमें जो एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चीजों पर ध्यान देना, अगले वीडियो का वेट करो, जल्द ही वीडियो रिलीज होगी, राइट। और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।